नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल के मोदी के यार वाले बयान पर सियासत तेज। ओवैसी पर पीएम मोदी का मित्र होने का आरोप। ओवैसी का पलटवार, कहा राहुल गांधी के दो प्यार, एक इटली और दूसरा पीएम मोदी। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 6 प्लान पर काम। ऊपर से बोरिंग शुरू, टनल में बगल से हो भी सकती है खुदाई। लखनऊ में पाक खुफिया एजेंसी के लिए आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 संदिग्ध गिरफ्तार। रियासुद्दीन और अमृत गिल पर टेरर फंडिंग का भी आरोप, हो रही जांच। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस आज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को किया याद। बीजेपी पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। और चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में अलर्ट। केंद्र सरकार ने दी सलाह, अस्पतालों में तैयारियों का ले जायजा। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरी के मुक्ति फाउंडेशन हॉल में फिल्मी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत की मशहूर हस्तियों के बीच सजी महफिल के बीच मुंबई पुलिस आइकन अचीवर अवार्ड 2023 और दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 का एक साथ भव्य आयोजन। डीपीआईएफ के ट्रस्टी फाउंडर एंड चेयरमैन, गरीबों के एक्टर कहे जाने वाले कल्याणजी जाना ने किया था। एक्टर कोरियोग्राफर कल्याणजी जाना मुंबई सहित देश विदेश में इस तरह के तमाम अलग अलग अवार्ड शो करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को एक मंच देकर सम्मानित भी करते हैं। वहीं कल्याणजी जाना के अवार्ड शो में मुख्य अतिथि के तौर पर लातूर लोकसभा से सांसद डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल, एक्टर बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी, सिंगर एक्टर रोहन मेहरा, सिंगर प्रियंका सिंह, आर्ट डायरेक्टर मनोज शर्मा पहुंचे। साथ ही लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इस प्रोग्राम में मीडिया पार्टनर नवतेज टीवी रहा और इस दौरान एक्टर कल्याणजी जाना ने नवतेज टीवी परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए दर्शकों को भी बधाइयां दी है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे मुंबई संवाददाता रितेश पाठक की खास रिपोर्ट। और क्या ही रखा है यार लाइफ में यार, इतनी ज़्यादा खुशियाँ एक टाइम पे मिल रही है। आई थिंक अब हम जाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारा डिनर डेट है तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, तो जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे ये अवार्ड को। थैंक यू। कि मैं यहाँ से लेकर के दुबई तक उनके शो में जाता हूँ। जगेश सर, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे कल्याण? निश्चित तौर पर आदमी जब काम करता है तो उसको कभी कभी धूप छाव हमेशा फाइट बैक करना पड़ता है और मैं देखता हूँ हमेशा ही कल्याण जी हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। चाहे वो धूप हो, अंधेरा हो, छाव हो, मेरी हमेशा ही शुभकामनाएं होती है। ये जो सोच है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छी सोच है। हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। देखिए कल्याण जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और मैंने उनको ना पहला जब हमने किया था तब से देखा। वो बेचारे उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़े ही दिल से ये शो स्टार्ट किया था। आज 5वां शो है और उन्होंने दुबई में भी किया है, विच इज़ बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत खुश हूँ। दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है। ये तीसरा दादा साहब फाल्के अवार्ड मेरा होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ और वेब शोज़ की कैटेगरी में मुझे मिला है, वेब सीरीज़ की कैटेगरी में, जो मैं आजकल कर रहा हूँ, फिल्म एंड वेब सीरीज़। तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और बहुत ही एक आर्टिस्ट के लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई भी जो अवार्ड होता है उसको बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे काम के लिए अगर आपको सम्मान दिया जाता है तो और भी अच्छा लगता है। कल्याण जी जाना, जिनको गरीबों का एक्टर के नाम से जानते हैं, ये हर साल जो समाज में नए नए कलाकार होते हैं जिनको कोई अवार्ड नहीं देता, ऐसे गिने चुने लोगों को कल्याण जी जाना अवार्ड फंक्शन रखते हैं। इस बार पिछली बार भी और इस साल भी मुंबई पुलिस के अधिकारियों के लिए उन्होंने अवार्ड रखा था। बॉलीवुड के और टीवी कलाकारों के लिए भी रखा था। मैं दोनों फंक्शन में
चीफ गेस्ट की हैसियत से उपस्थित था। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच और इतने बड़े अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था और मुझे बुलाया गया और मुझे अवार्ड मिला। देखो, हर एक एक्टर, हर एक आर्टिस्ट के सपना होता है दादा साहब फाल्के जैसा बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिले, तो मेरा सपना पूरा हुआ है और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसको लेके कि मुझे इसके काबिल समझा गया। सबसे पहले नवतेज टीवी को मैं नमन करता हूँ, पाठक साहब आपको मैं नमन करता हूँ, इसके जो ऑनर है हमारे रोहित सर, उनको मैं नमन करता हूँ। रोहित सर मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई हैं जिनकी ये चैनल है, और पाठक सर मेरे काफ़ी सालों से जुड़े हैं मेरे साथ में, मैं उनको नमन करता हूँ। तो मैं 24 को मेरा ये शो होता है, पाँचवा बार मैं कर रहा हूँ, दादा साहब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स और मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर एवॉर्ड। तो मुंबई पुलिस के परिवार का सम्मान किया गया, वो जो रियल हीरो है हम सबके, वो रियल हीरो को हमारा सम्मान किया गया। तो मैं रोहित जी के लिए और नवतेज टीवी के तमाम जो देखने वाले जो हैं उन सभी के लिए, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो ये गाना नवतेज टीवी के जो चेयरपर्सन है मेरे बड़े भाई रोहित जी के लिए, और साथ में यहाँ के जो हमारे भाई हैं पाठक जी के लिए, और साथ में तमाम ऑडियंस के लिए जो नवतेज टीवी को देखते हैं। थैंक यू सो मच कल्याण जाना जी। नवतेज टीवी के दर्शकों की तरफ से, एडिटर इन चीफ की तरफ से, ओनर की तरफ से हम आपके दुआएं देते हैं कि अवार्ड आपका अनवरत चलता रहे। कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ रितेश पाठक, नवतेज टीवी, मुंबई। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर बीकानेर से है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर में 108 कुंडीय रामचरितमानस महायज्ञ में भाग लिया है। बाद में उन्होंने स्वामी श्री रामभद्राचार्य से राम कथा भी सुनी। उन्होंने कहा कि राम कथा जीवन का आलोक है। उन्होंने कहा कि जब स्वामी रामभद्राचार्य राम कथा को वह अपने मुख से सुनाते हैं तो मानो अमृत की वर्षा होती है। उन्होंने रामभद्राचार्य को इस दौर का मनीषी राम कथा मर्मज्ञ बताते हुए उनके तप और त्याग को अनुकरणीय बताया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिले का दौरा किया। इस दौरान वे प्रसिद्ध तीर्थस्थल गौतमेश्वर महादेव के दर्शन कर प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना की। बीजेपी के जिला मीडिया संयोजक गोपाल धाबाई ने बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत मीणा, धैर्याबाद से कन्हैया लाल मीणा, श्रीचंद कृपालानी, जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रही। राजस्थान विधानसभा की सरगर्मियां अब खत्म हो चुकी है और खत्म हो चुका है प्रचार प्रसार का शोर। अब तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता थोड़े आराम के मूड में हैं और अब अपने समर्थकों से मिलने जुलने का कार्य कर रही हैं। सांगानेर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी भजनलाल शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज से नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता ने खास बातचीत की और जाना उनसे कि कैसा रहा उनका चुनाव। आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ में सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, चुनाव अब खत्म हो चुका है, भागदौड़ खत्म हो चुकी है, किस प्रकार से देखते हैं और कैसा रहा ये चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव रहा है और सांगानेर जैसी बीजेपी की आरएसएस की गढ़ कही जाने वाली सीट पे बीजेपी वाले हमें टक्कर में बता रहे हैं, कांटे की टक्कर थी। आम जनता हमें जीतता हुआ बता रही है और हमारा मन कहता है ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो टॉप क्रू एविएशन के सभी जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको बधाई दूंगा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र इस राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। उसके अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट एविएशन के क्षेत्र में खोला इन लोगों ने, तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ के युवाओं का सुखद भविष्य पायलट के रूप में या क्रू के मेंबर के रूप में बनेगा
और निश्चित तौर पे मैं इनके टॉप क्रू एविएशन के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में हम जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो कोई कमज़ोर वर्ग है, बच्चा टैलेंटेड है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो इनसे निवेदन करें तो उन बच्चों को प्रमोट करने में मदद करें। देखिए मैंने जो राजनीति का फील्ड चुना है तो वो एक जनसेवक के रूप में जनसेवा का फील्ड चुना है और ये मेरी चॉइस का फील्ड है। जब मैंने 20 साल पहले जिस दिन इस राजनीति में आने की सोची थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरा घर परिवार मेरे जनता होगी, मेरे क्षेत्र के लोग होंगे, ये इस देवतुल्य नागरिक होंगे। तो कल चुनाव हो गया, आज पूरा दिन मेरा रेस्ट हो गया, कल से फिर हमें लगना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हमारा चुनाव की घोषणा हुई थी, आचार संहिता लग गई थी, उससे पहले 40-50 करोड़ रुपए के काम मैंने पास कराए थे जो आचार संहिता से प्रभावित होकर रुक गए थे। उन कामों को वापस गति देना है मुझे, ताकि जब मैं एमएलए बनूं तो ये काम तो हो ही, ताकि दूसरे कामों को गति देते हुए आगे बढ़ा पाए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। हमारे साथ सांगानेर से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनावी भागादौड़ खत्म हो चुकी है, कैसा रहा आपका यह चुनाव? नहीं, बहुत अच्छा रहा। चुनाव तो अच्छा ही रहता है। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जनता ने मनमानस बना लिया है इस भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण की सरकार को उखाड़ने का, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता ने ऐसे लोगों को नकारा है जो झूठ और लूट का सहारा लेते हैं, मैनिफेस्टो में भी झूठ बोलते हैं, गारंटी देने वाले जो हैं वो गारंटी देने वाले लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता का मन है कि जो ये काम किया है इन्होंने आचार संहिता से 1 महीने पहले क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया, गारंटी देनी थी तो 4.5 साल पहले देते, जनता को लाभ तो मिलता। जनता इस लूट और झूठ की कहानी को जानती है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर आ रही है। मैं अगर सांगानेर की बात करूं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सांगानेर के उन सभी कार्यकर्ताओं को, वर्तमान कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता और वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मनमानस बना लिया है कि वो राष्ट्रवाद, विकासवाद और कार्यकर्ता पूरी तरह से मन बना चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और बड़े अंतराल के साथ हम सांगानेर की सीट को जीतेंगे। सर, 2 सवाल हैं। एक तो कहीं ना कहीं पूरे 4.5-5 साल राजस्थान की जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति देखी है, एक विशेष समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने की नीति देखी है, महिला अपराध इस राजस्थान की धरती ने देखे हैं, बेरोजगारों, किसानों, युवाओं के साथ माफ़ कीजिएगा धोखा होते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं कल हमने ग्राउंड पे भी हमने पूरा ग्राउंड रियलिटी चेक हमने करा था। किशनपुर विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, उसके बाद आपकी हवा महल विधानसभा और लगभग हर एक विधानसभा से इस प्रकार की खबरें आई कि कहीं कहीं पे 500 से 600 लोगों के नाम एक बूथ में से नहीं थे, कट गए थे किसी भी वजह से। और दूसरा सवाल, एक तो इस पर सर, और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आया है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि बीजेपी ने चूँकि इस चुनाव को हिंदू धर्म और सनातन के ऊपर मोड़ दिया, इस वजह से शायद हम हार सकते हैं क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ हम नहीं लड़ पाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ गहलोत साहब को, गहलोत साहब ये बात आप क्यों कह रहे हो? आप तुष्टीकरण के आधार पर चलते हो, प्रदेश की जनता तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलती, भाजपा संविधान के आधार पर चलती है। आप जिस तरह से राजस्थान के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या आपसे छुपा है? आपको सरकार चलानी थी, लेकिन राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार में ढकेला आपने। क्यों? आप तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चलाना चाहते हो, चलाइए, लेकिन राजस्थान की जनता को क्यों झोंक रहे हैं? एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कितना पैसा आपने दिया है? आप हमेशा तुष्टीकरण, झूठ और लूट की कहानी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगर मैनिफेस्टो में आप घोषणा कर दो, उसके बाद कुछ नहीं करो। कहाँ दिया आपने बेरोजगारों का भत्ता? कहाँ किसानों का कर्ज माफ़ किया? बिजली की दरें बढ़ाने के मना किया, वो भी बढ़ा दिया। महिला अपराध कितने हुए हैं? दलित अपराध अत्याचार कितने हुए हैं? आपको कहानी है। आज एक एक आदमी इस भ्रष्टाचार की कहानी गांव-गांव में कहता है, एक एक व्यक्ति बताता है कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। आपने जो आपके विधायक थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो अगर किसी किसी 4th क्लास का भी ट्रांसफ़र होता है तो उसमें दलाली खाते हैं।
अधिकारी तुम्हारी मर्जी से ऐसे लगाते हैं जो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ विधायक की सुनता है। अरे ये राजनीति थोड़ी है, ये राजनीति नहीं है। अरे क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि की साख होती है, जनप्रतिनिधि का काम बोलता है, जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए। आपने जनप्रतिनिधियों को ऐसा दलाल बना दिया, जनप्रतिनिधियों को इस तरह की स्थिति बना दी आपने। गहलोत साहब, ये तो जनता है, ये सब जानती है, इसलिए कांग्रेस सरकार को काट फेंकने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा जी, बीजेपी के प्रत्याशी सांगानेर विधानसभा से, और जाहिर सी बात है इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे 4.5 साल 5 साल जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर खेली है, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ जो अन्याय किया है, उसका समापन का अब दिन आ चुका है। 3 तारीख वो तारीख है जब राजस्थान की इस धरा से, राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस की इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी एक नए विकास की लहर यहाँ से आपको दिखाएगी। हमारे साथ में भजनलाल शर्मा जी मौजूद थे और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से महिला अपराध में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया, और न सिर्फ महिला अपराध बल्कि युवाओं के साथ धोखा किया गया, किसानों के साथ धोखा किया, गारंटी देने के नाम पर उन्हें ठगा गया, अब उस सभी चीज़ों का जवाब देने का समय आ चुका है और आने वाली 3 तारीख को राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से राजस्थान में राज करेगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बीजेपी के सांगानेर विधानसभा से प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने टिकट मिलने के बाद ही सांगानेर की जनता के बीच लगातार जनसंपर्क बनाए हुए थे। जनसंपर्क का दौर सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर रात्रि 11 से 12 बजे तक क्षेत्र की जनता से मिलना जुलना लगातार रहता था। 25 नवंबर को जब वोटिंग हुई तब जनता का उत्साह भी नजर आया। वहीं भजनलाल शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए चुनाव कार्यक्रम में सभी का आभार व्यक्त किया। शर्मा ने फुर्सत के पलों में परिवारजनों से बातचीत की और पूजा पाठ कर ईश्वर से सांगानेर की जनता के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जब से संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ है, तभी से कहीं ना कहीं महिलाओं और बालिकाओं की चहुमुखी विकास के लिए हमारे देश में कई उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी जयपुर में टॉप क्रू एविएशन में भी अनूठी पहल करते हुए अपने संस्थान में भर्ती लेने वाले युवतियों को विशेष छूट देने का ऐलान किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, एयरलाइन सेक्टर में आपके करियर बनाने के लिए इच्छुक बच्चों के लिए एक उपयुक्त पायलट प्रशिक्षण अकादमी चुनना महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसलिए टॉप क्रू एविएशन आपको सही और बुद्धिमानी भरा विकल्प चुनने में मदद करता है। टॉप क्रू एविएशन आपके लिए भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में उड़ान प्रशिक्षण स्कूलों में आपके नेटवर्क के साथ विश्वव्यापी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। पहले ही हैं जयपुर में जो आपको पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी सोच है कि लाइक बड़े सिटीज़ में बहुत इंस्टीट्यूट हैं। इफ़ यू गो दिल्ली, मुंबई, देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट, बट इन राजस्थान वी आर द फर्स्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी आई हेल्प गर्ल्स टू प्रमोट हेयर एंड because women empowerment is like very important nowadays. Girls are also coming with this thought like they want to become pilot. Earlier parents were only forcing for their engineer, doctors, but now girls are also in this field and I really happy to help them and we are the best. We are providing all the services here for girls and boys. So सर्विसेज से आपका कुछ नाता रहा? हम एयरलाइन सर्विसेज में आप कह सकते हैं पूरा बच्चे को फ्रॉम 0 टू एंड तक गाइड करते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू फ्लाई एंड हाउ टू गेट द जॉब इनटू एयरलाइन. सो वी हेल्प देम फ्रॉम 0 टू एंड इन देयर फ्यूचर एंड वी ऑलवेज कनेक्ट विद देम फॉर गाइडिंग देम बेटर. सो मेहनत कर रहे हैं. पायलट बनने के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज लोग बीच में भटक जाते हैं. उसकी जिम्मेदारी ये संस्था लेगी और राजस्थान को नंबर 1 एक स्टेट बना के देगी ही देगी. सर कोर्स कितने शेड्यूल का रहेगा, कितने पीरियड का रहेगा? 2 से 2.5 साल में आपका पूरा कोर्स हो जाता है. इसके लिए योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, साइंस और मैथ्स होना चाहिए. अगर नहीं भी है तो हम NIOS से करके वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन है, ये टेक्निकल आपका कोर्स है. अगर आपको फिजिक्स मैथ्स कम भी आती है तो भी आप पायलट बन सकते हैं. सो ओवरऑल जो भी मिथ होते हैं समाज में उसको तोड़ने का काम ये संस्था करती है.
आज 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी है। 15 साल पहले आज ही के दिन सीमा पार से आए आतंकियों ने पूरे मुंबई समेत देश को दहला दिया था और वो दर्द भी याद है जिससे पूरा भारत आज तक नहीं उबर पाया है। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इन जवानों की शहादत आज भी देश भूल नहीं पाया है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 26 नवंबर, दिन बुधवार। अतीत के पन्नों में दर्ज वो काला दिन जिसको याद करके हर देशवासी की आंखें आज भी नम हो जाती है। वो पल जिसे याद करना किसी त्रासदी से कम नहीं। वो दिन जब देश की सीमा को लांघकर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और कानून व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दहशत से भरा एक बुरा सपना उनकी जिंदगी को उम्र भर का घाव देने को तैयार था। क्योंकि देश को दहशत की आग में झोंकने वाले आतंकियों का प्लान भी तैयार था, जिनका बस एक ही मकसद था और वो था भारत की बर्बादी। रात के अंधेरे में कोलाबा के समुद्री तट पर आतंकियों की पूरी फौज हथियारों से लैस होकर मुंबई के सीमा में दाखिल हुई। जिस नाव से आतंकवादी भारत आए थे उसमें कुल 10 आतंकी सवार थे, जो नाव से उतरते ही कोलाबा के मच्छीमार कॉलोनी से मुंबई में घुसे और दो गुटों में बंट गए। इनमें से 2 आतंकवादी नरीमन गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े, जबकि 2 आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ चले गए। बाकी 2 आतंकियों की टीम होटल ताजमहल की तरफ चली गई और बाकी आतंकवादी होटल ट्राइटन ओबरॉय की तरफ बढ़ गए। ये वो इलाके थे जहां लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा थी। ऐसा करने का मकसद था कि आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते थे। इसके बाद इमरान बाबर और अबू उमर लियोपोल्ड कैफे पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर करीब 9:30 बजे एक जोरदार धमाका किया। इस धमाके की गूंज ने शहर भर को डर के साए में ढक दिया। आतंकियों का प्लान एक साथ सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना था, ताकि पुलिस जब तक कुछ सोच पाती तब तक वो काफी तबाही मचा चुके होते। आतंकियों की दूसरी टीम शहर के दूसरे हिस्से को टारगेट बनाने का प्लान कर रही थी, जिसमें कसाब और अबू इस्माइल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे, जहां इन दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वक्त आतंकियों की तीसरी टीम ने मुंबई के फेमस ताज होटल पर कब्जा कर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जबकि आतंकियों के चौथे दल ने होटल ट्राइटन ओबरॉय में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन मौत का तांडव करने आए आतंकी इतने जनसंहार के बाद भी शांत नहीं हुए। इन आतंकवादियों ने मुंबई को दहलाने का काम तब तक जारी रखा जब तक उनका मन नहीं भर गया। इस हमले में लगभग 160 से ज्यादा अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आतंकियों से लोहा लेते वक्त महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, आईपीएस अशोक कामटे और कांस्टेबल संतोष जाधव समेत 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इस हमले ने मानो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को घुटने पर ला दिया था। पहली बार लग रहा था कि देश के इतने व्यस्तम शहर की सुरक्षा कितनी लचर थी, जिसे महज 10 आतंकियों ने चंद पलों में ध्वस्त कर दिया। पूरा देश इस घटना से आहत था। सरकार से लेकर प्रशासन तक चिंतित था कि आखिर इस घड़ी से कैसे निपटा जाए। हमले के बाद सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और आतंकवादियों से निपटने का पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन टॉर्नेडो का आगाज हुआ।
और 60 घंटे के जानलेवा ऑपरेशन के बाद सेना और मरीन कमांडो ने ताज ट्राइटेन और नरीमन हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने आखिरकार 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। जिस पूछताछ में कसाब ने काफी कुछ कबूला। कसाब ने बताया कि वो 21 साल का है और उसका पूरा नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब है, जो पाकिस्तान के दीपालपुर का रहने वाला था। कसाब ने बताया कि वो किस तरह से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ, जिसमें उसने बंदूक चलाना और बाकी आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग के बाद से ही उसने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। कसाब ने अपनी पूछताछ में कई और बातें भी कबूल की, जिसके बाद भारत में ही कसाब पर मुकदमा चलाया गया। लंबे वक्त तक चले मुकदमे के बाद आखिरकार कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। पुणे के यरवदा जेल में कसाब को फांसी दी गई, जिसके साथ हुआ उस आतंकी का अंत जिसने देश के अमन और चैन को हिंसा और अराजकता के हवाले कर दिया। आज उसी हमले की 15वीं बरसी है, जिसे याद करके भारत की आंखें नम हो जाती हैं, जो सवाल खड़े करता है उस सुरक्षा व्यवस्था पर, जो अगर उस वक्त चाक चौबंद होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने काफी कुछ सीख ली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजामात किए, ताकि दोबारा इस तरह का हमला किसी कीमत पर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।